अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। इसके क्या मीनिंग्स हैं ये तो आर्टिकल स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अंदर जो हम फार्मूलाज को स्टडी करेंगे उनसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और यही टॉपिक आपका एमडी कैट में भी शामिल है। तो बेटा सबसे पहले ये एक स्टोरी समझिए। हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इस बैटरी के ये जो टर्मिनल्स हैं इसका नाम ए है, इस टर्मिनल का नाम बी है। इसके साथ हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे रजिस्टर क्या होता है ये आपको मैंने पहले बता दिया। एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर चार्जेस जब फ्लो करते हैं वो चार्जेस के फ्लो को अपोजिशन यानी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कोलिजन्स होती हैं वहाँ पे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको रजिस्टर का हम नाम देते हैं। बैटरी ने जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो कितना है, V है। इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, R है और इसके अंदर से जो करंट गुजरा है वो I है। और करंट की डायरेक्शन आपको पता है कन्वेंशनल करंट वाली हमने लेनी होती है। इसकी डायरेक्शन बैटरी के बाहर वाली साइड पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। बात समझ गए। बैटरी को ई से ज़ाहिर किया, बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो कितना है, V है और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस R है। बैटरी का पोटेंशियल 10, 20, 50 कितना भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। फॉर एग्जांपल इस बैटरी का पोटेंशियल 10 है तो इसका मतलब ये बैटरी हर कूलम चार्ज को यानी पर कूलम चार्ज को 10 जूल एनर्जी सप्लाई करेगी। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो इसका मतलब ये बैटरी हर एक कूलम चार्ज को 20 जूल एनर्जी सप्लाई करेगी। जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी हर कूलम चार्ज को मिलेगी। और क्या मैकेनिज्म चलेगा ये समझिए। जब बैटरी को यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, बैटरी क्या करती है आपको पता है, बाहर वाली साइड पे जो वायर लगी होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेरे असर हम यूं समझें कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हाई पोटेंशियल से निकल के लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और आपको पता है ये बैटरी जितने वोल्ट की है उतने जूल एनर्जी बैटरी चार्ज को सप्लाई करेगी। और बेटा चार्ज बैटरी से एनर्जी लेके निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब यहाँ से ऐसे गुजरेगा रजिस्टर में से पास करेगा। रजिस्टर के अंदर उसके साथ कोलिजन्स होंगी, उन कोलिजन्स की वजह से इसके एटम जो हैं तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे और वो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लूज़ कर देगा। इसके एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ने लगेंगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा आपको पता है। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फिर इससे हीट प्रोड्यूस होके बाहर इन्वायरमेंट में जाना स्टार्ट कर देगी और चार्ज जितनी एनर्जी से लेके आया है सारी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे देगा और इसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा और यहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी को रजिस्टर कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यू टू कोलिजन्स। और फिर चार्ज अपनी सारी एनर्जी लूज कर देता है और सीधा कहाँ पहुँच जाता है, बैटरी के लो पोटेंशियल पे। अब बैटरी के पास आता है, बैटरी से कहता है मैंने सारी एनर्जी रजिस्टर को दे दी, अब मेरा कुछ करो। बैटरी के पास बेटा केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन करके इस चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल पे पहुंचा देती है। तो जिस समय बैटरी इस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पहुंचाती है तो समझ लो बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके इस चार्ज को लो से हाई तक पहुंचा रही है। और अब इस चार्ज के पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है और ये लो पोटेंशियल से फिर हाई पे चला जाता है। फिर ये एनर्जी लेके बाहर निकलता है, फिर रजिस्टर इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और हीट प्रोड्यूस कर देता है। फिर ये बैटरी के पास आता है एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अपने घर से 10 रुपये लेके जाता है, बाहर जाके सारे खर्च कर देता है, फिर घर आता है, फिर 10 रुपये लेता है, फिर जा खर्च कर देता है, फिर घर आता है। तो यहाँ भी चार्ज पैसे लेके जाता है, बैटरी से एनर्जी लेके जाता है, बाहर जाके रजिस्टर ले लेता है, उसकी हीट पैदा कर देता है, फिर वो घर आ जाता है, फिर बैटरी इसको एनर्जी देती है, लो से हाई पोटेंशियल पे पहुंचा देती है, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे देता है, ये हीट पैदा कर देती है, फिर ये लो एंड सो ऑन। इससे चार्ज एनर्जी लेता जाएगा और इसको एनर्जी देता जाएगा, फिर ये घर जाता जाएगा, ये चलता रहेगा।
बैटरी की केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, रेजिस्टर जो है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, और जब तक ये बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। सर ये हीट जो पैदा हुई है इसको हम किसी अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें? यस, साइंसदानों ने कहा ये जो प्रोसेस है इसको हम किसी अच्छी जगह इस्तेमाल कर लेंगे। साइंसदानों ने इसी हीट को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक हीटर, हमारे घरों में होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर बिजली पे चलने वाला, वो बना दिया। इसी हीट से हमने वो जो हीटर बनाया, इसके बाद फिर हमने इसी हीट को इस्तेमाल करके इस्त्री बना दी, हम कपड़े प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और इसी हीट को इस्तेमाल करके हमने टोस्टर बना लिया, और इसी हीट को इस्तेमाल करके हमने बाल स्ट्रेट करने वाली मशीन बना ली, इसी हीट को इस्तेमाल करके हमने टंगस्टन लैंप जिससे हीट प्रोड्यूस होती है वो बना लिया, इसी हीट को इस्तेमाल करके हमने वेल्डिंग मशीन बना ली, इसी हीट को इस्तेमाल करके हमने जो काविया होता है छोटे टांके लगाने वाला सोल्डर गन वो बना ली, इसी हीट को इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक केटल बना लेते हैं। तो यही जो हीट है बेटा इसको बहुत ज़्यादा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने बहुत सारी मशीनें बनाई हुई हैं जिनमें इसी मैकेनिज़्म के तहत हीट पैदा होती है। तो बेटा ये जो हीट प्रोड्यूस होने का यहाँ पे प्रोसेस है इसको बेटा बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से ये मंसूब है। उन्होंने बताया कि यहाँ जो हीट पैदा होती है वो कितनी है, वो हीट कितनी पैदा होती है उसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग लॉ। मैट्रिक में स्टडी करके आए हैं, वो हम अब भी देखेंगे, ठीक है। और बेटा ये मैंने सारा आपको समझा दिया कि किस तरह हीट प्रोड्यूस होती है और ये किन किन मशीनों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेटा जब रेजिस्टर यहाँ पर जो चार्ज के पास एनर्जी होती है इसको इस्तेमाल करके हीट पैदा करता है, तो जब उसकी एनर्जी जो है चार्ज की वो किस फॉर्म में जा रही है हीट में, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पावर डिसिपेशन। मैं थोड़ा आगे जाके इसके बारे में मज़ीद आपको बताता हूँ। तो पावर डिसिपेशन का वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब रेजिस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो जाए और वहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रेजिस्टर यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पावर डिसिपेशन। और जो पावर डिसिपेशन है वो कितनी है वो हम सारा यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो बेटा अब हमने डिफ़ाइन करना है पावर को। पावर क्या है? पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या पावर को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, पावर बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, क्योंकि जितना वर्क होता है समझ लो उतनी उसके पास एनर्जी होती है। तो पावर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन कर रहा है वर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है बैटरी वर्क कर रही है। कब बैटरी वर्क करती है? यहाँ से चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पोटेंशियल तक लेके जाती है। तो बैटरी को यहाँ पे क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक उठाने में। और जितना भी बैटरी यहाँ पे चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक उठाने में वर्क करती है, वो सारा किया हुआ वर्क आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं तो जितना भी हम काम करते हैं सारा काम जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया हुआ है। तो बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को उठाया, वर्क किया ना, तो कितना वर्क किया? फॉर एग्जांपल बैटरी ने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो वर्क किया वो बराबर है बेटा आपके पास डेल्टा डब्ल्यू के, और चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो टाइम लगा उसको आप लिख लें डेल्टा टी। इतना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। अब फॉर एग्जांपल बैटरी ने चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाने में जो वर्क किया वो कितना है? 100, और टाइम कितना लगा उसको? 2 सेकंड। तो बैटरी की पावर कितनी है? 50 है। यूनिट इसका बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो 100 क्या है? वो वाला वर्क जो 2 सेकंड में हुआ, और 50 क्या है? वो वाला वर्क जो 1 सेकंड में हुआ। तो वो वाला काम जो बैटरी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाने में करती है कितनी देर में? 1 सेकंड में, वो इस बैटरी की पावर कहलाएगी। और आपको पता है जितना वर्क किया वो लिख लो, जितना टाइम लगा वो लिख लो, ऑटोमेटिकली वो वाला वर्क आ जाएगा जो 1 सेकंड में हुआ। तो उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पावर। आप वर्क कह सकते हैं, वर्ड एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना वर्क हो रहा है उतनी एनर्जी बन रही है। और आपको पता है यहाँ पर जो चार्ज को बैटरी ऊपर उठाती है,
यहाँ पे उस चार्ज के पास जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो वर्क हुआ वो कौन सी एनर्जी स्टोर करवाने के लिए हुआ, उस चार्ज के पास लो से हाई पोटेंशियल तक जब लेके जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आती है। सो ये वाली जो पावर है इस बैटरी की पावर कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बैटरी या सिंपल इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सोर्स। बैटरी की जो पावर है वो बराबर है किसके, वर्क के बटा क्या है, जितना उसको टाइम लगता है। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ याद करवाता हूँ जो फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी की। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है वो बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, चार्ज। याद है आपको, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। यहाँ पे आप मान लें जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, डेल्टा डब्ल्यू, और जो चार्ज है वो कितना है, डेल्टा क्यू। फॉर एग्जांपल तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा डब्ल्यू यानी जो बैटरी वर्क करती है वो बराबर आ जाएगा बेटा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो ये बैटरी ने जो वर्क किया वो आ गया आपके सामने। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बैटरी ने वर्क किया है डेल्टा डब्ल्यू वो बराबर है एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज, वो जितनी चार्ज को एनर्जी सप्लाई की है उसके बराबर है। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। अब ये मैंने जो है बैटरी का वर्क या बैटरी की एनर्जी निकाल ली। अब बैटरी की पावर कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसको हम पुट कर देंगे जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन है पावर वाली उसमें। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर आ जाएगी हमारे पास, वर्क कितना है V मल्टीप्लाई क्या है डेल्टा क्यू बटे में क्या आ जाएगा टाइम। यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे बनी थी हमारे पास ये वाली, इसको मैंने इस इक्वेशन ए में पुट किया है। ये कौन सी इक्वेशन है, ए, इसमें पुट किया है इसको। ये इक्वेशन को हमने ए में पुट किया, हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बराबर आ जाएगी V मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू ओवर क्या आ जाएगा डेल्टा टी। यहाँ जो पावर है वो बराबर आ जाएगी V, और आपको पता है डेल्टा क्यू और डेल्टा टी क्या होता है, करंट। तो हमारे पास जो पावर है वो बराबर आ जाएगी V इंटू आई। तो ये बेटा उस बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल पावर है, ये रेजिस्टर के केस में हम रेजिस्टर पढ़ रहे हैं, ये VI उसका फार्मूला होगा। ये कौन सी पावर है, जो बैटरी ने सप्लाई की किसको, चार्ज को, कब, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक अपलिफ्ट करने के लिए। और ये चार्ज जब पावर लेके यहाँ से निकलता है, ये पावर किसको सप्लाई कर देता है, रेजिस्टर को। रेजिस्टर इस पावर को कंज्यूम कर लेता है और इसको कंज्यूम करके क्या प्रोड्यूस कर देता है, आंसर है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब इसकी इलेक्ट्रिकल पावर इसके पास पहुंची, इसने ये इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम किया और हीट एनर्जी पैदा कर दी। ये जो यहाँ पे पावर कंज्यूम कर रहा है इसको हम बोलते हैं पावर डिसिपेशन या पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। तो बेटा जितनी इसने एनर्जी सप्लाई की है समझ लो उतनी ही पावर इसने कंज्यूम की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो नहीं है। अब यूँ समझ ले यहाँ पे एक बैटरी है, दूसरा ये रेजिस्टर है, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर के मुताबिक जितनी पावर इसने सप्लाई की है समझ लो इतनी उसने यूज़ कर ली है, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो है नहीं। या मैं होता मैं इसकी पावर चोरी कर लेता, मैं कहता इसने पावर 10 दी है और इसको 8 पहुंची है, 2 मैंने यूज़ कर ली। यहाँ पे सिर्फ बैटरी या दूसरा रजिस्टर है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो जितनी पावर ये बैटरी सप्लाई करेगी उतनी पावर ये कंज्यूम करेगी। तो एक सेंटेंस लिख लें, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर या इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो ये पावर को हम लिख सकते हैं वो पावर जो बैटरी ने सप्लाई की या वो पावर जो रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है। तो ये बेटा जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास पावर का फॉर द रजिस्टर। अब अगला सवाल कि इस फार्मूला को यूज़ करके हम कोई नई चीज़ बना सकते हैं। यस, हमने ओहम लॉ पढ़ा हुआ है। ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। इसको पुट कर दें अबाव। इसको जब पुट करेंगे हमारे पास पावर आ जाएगी, V की जगह क्या आ जाएगा I इंटू आर इंटू क्या आ जाएगा I। तो पावर का एक बेटा नया फार्मूला आ गया हमारे पास, क्या है I स्क्वायर इंटू क्या है R। तो ये एक पावर का नया फार्मूला हमारे पास डेवलप हो जाता है। क्या हम पावर का और फार्मूला बना सकते हैं? यस, ओहम का लॉ है I इज इक्वल टू V ओवर R। इसको भी पुट करें, ये जो मेन फार्मूला है इसमें
पुट करने के बाद हमारे पास एक नया पावर का फार्मूला डेवलप हो जाएगा। वो बेटा होगा P इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगी V ओवर R। तो यहाँ से पावर का एक नया फार्मूला डेवलप हो जाता है V स्क्वायर ओवर R। तो अब आपके पास पावर के 3 फार्मूलाज हैं जो रजिस्टर कंज्यूम करता है। उसके लिए तीनों को बेटा आप लोगों ने याद रखना है। तीनों से आपसे वो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये जनरल फार्मूला ओहम लॉ से यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक फार्मूला ये बन गया, एक ये बन गया। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि इस फार्मूला को देखा जाए तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको देखा जाए तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कंट्राडिक्शन है। हम क्या समझे, डायरेक्टली समझ लें या इन्वर्सली समझ लें? तो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करना हो तो जो तीसरी चीज़ है उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अगर किसी सर्किट में करंट कांस्टेंट है तो पावर जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी सर्किट में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए तो पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर ये जो फार्मूला है इसका नाम हम रख लेते हैं A और इस फार्मूले का नाम रख लेते हैं B। सर जी इसका थोड़ा समझा दें, थोड़ी फीलिंग आ जाए। अब देखिए बेटा, ये जो फार्मूला है इसमें करंट कांस्टेंट रखना है, तो करंट किस में कांस्टेंट होगा ये मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला A के बारे में। फार्मूला A कब वैलिड है, कब हम कह सकते हैं कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के? याद रख लो, जब करंट क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये बेटा फार्मूला आपका वैलिड होगा। ठीक है जी। अब अगला सवाल, करंट कब कांस्टेंट होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, जो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है, याद है? जो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है उस सर्किट में जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट है, इसमें मैंने क्या लगा दिए, 3 रजिस्टर लगा दिए। यहाँ पे बेटा एक बैटरी लगा दी और इस बैटरी की वजह से इन रजिस्टर के अंदर से क्या चीज़ गुजर रही है, इनके अंदर से करंट गुजर रहा है। अब यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है कितनी, 10, इसकी कितनी है 20 ओहम, इसकी कितनी है 30 ओहम। अब करंट सबसे जो गुजर रहा है आपको पता है सबसे करंट सेम गुजरेगा, तो इन तीनों के लिए करंट क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल है कि कौन सा रजिस्टर ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है? तो बेटा जब करंट तीनों का कांस्टेंट है तो पावर वही ज़्यादा यूज़ करेगा जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर बेटा ये वाला जो रजिस्टर है वो यूज़ करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैंने जो आपको बताया। यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं पावर के दरमियान और रजिस्टर के दरमियान, तो बेटा यहाँ पे पावर लिख लेता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर लिख लेता हूँ। इसके लिए बेटा ग्राफ जो है इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रजिस्टर के। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये फार्मूला, ये कब वैलिड होगा। देखिए, अगर हमारे पास ये फार्मूला आपको समझाने जा रहा हूँ, बी कैटेगरी, ये कब वैलिड होगी? तो बी फार्मूला जो है ये कब वैलिड होगा, समझिए ज़रा। आपके पास यहाँ पे रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल लगे हुए हैं। पहले इसको मैं लिख लूँ ज़रा। ये फार्मूला में क्या है, इस फार्मूला में पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V स्क्वायर ओवर क्या है, सॉरी, इसमें पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। लेकिन पावर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होगी जब वोल्टेज क्या होंगे, फिक्स होंगे, यानी कांस्टेंट होंगे। अब अगला सवाल है कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं? तो आपको बेटा पता है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओहम, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओहम, इसकी रेजिस्टेंस है 30 ओहम। अब अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बैटरी को अप्लाई करते हैं तीनों के क्रॉस, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, आपको पता है यहाँ पर जितने वोल्टेज इसको मिले उतने ही वोल्टेज इसको मिले, उतने ही वोल्टेज इसको मिले। तो बेटा जो पैरेलल सर्किट होता है, कौन सा सर्किट, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होते हैं सबको क्या मिलते हैं, सेम। ये बैटरी कितने की है, 20 वोल्ट की, इस रजिस्टर को भी कितने मिले, 20 वोल्ट, इसको भी कितने मिले, 20 वोल्ट, इसको भी कितने मिले, 20 वोल्ट। अब वोल्टेज सबको सेम मिल रहे हैं,
ठीक है। अब मुझे बताइए अगर वोल्टेज सबके सेम है तो पावर रेजिस्टेंस के साथ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा पावर कौन यूज़ करेगा, 10 वाला, 20 वाला या 30 वाला। तो यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा पावर जो है वो इसकी होगी, सबसे कम रेजिस्टेंस इसकी है, तो इसमें जो पावर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसकी है, तो सबसे ज़्यादा पावर ये वाला रेजिस्टर कंज्यूम करेगा, और इस केस में सबसे ज़्यादा पावर ये वाला कंज्यूम करेगा। बात समझ गए। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ पावर के दरमियान और रेजिस्टर के दरमियान, तो यहाँ पे बेटा जो ग्राफ है वो हमारे पास एक हाइपरबोला बनेगा। दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीज़ों के दरमियान जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, तो यहाँ पे इनके दरमियान जो है वो हाइपरबोला ग्राफ बनता है। बात समझिए बेटा। तो ये फार्मूलाज़ की जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह आपने इनको मैनेज करना है। अब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए फार्मूला तीनों में से, अगर वोल्टेज करंट दिए हैं तो ये फार्मूला यूज़ कर लें, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया ये फार्मूला बेटा यूज़ कर लें, अगर वोल्टेज और रेजिस्टर के बारे में बताया तो ये फार्मूला यूज़ कर लें। बात समझ गए। तो बेटा ये मैंने आपको समझाया कि फार्मूलाज़ को किस तरह यूज़ करना है। जब भी दो चीज़ों का रिलेशन पूछा जाए तो बेटा तीसरी चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे तो फिर आपको सही जो है वो समझ आएगी। अब मैं आपसे ये फार्मूला जो है इसके बारे में सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पावर का फार्मूला है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दूँ, ठीक है, और रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स कम कर दूं, पावर पे क्या असर आएगा। अब देखिए जब करंट 2 टाइम्स बढ़ेगा तो यहाँ पे स्केयर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कम हो जाएगी, बटे में 2 आ जाएगा। अब 2 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो पावर 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। देखने में क्या लगता है कि करंट 2 गुना बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस 2 गुना कम हो गई, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं आना, एज इट इज़ रहेगी। नहीं, इसके साथ स्केयर आ रहा है, इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ये स्केयर के बिना है इसका कम इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ बेटा आपने जहन में रखनी है। अगर हम पावर का और करंट का ग्राफ बनाएं इस फार्मूला के मुताबिक तो पावर और करंट का ग्राफ पैराबोला बनेगा, क्योंकि पावर करंट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने समझाया हुआ आपको फर्स्ट ईयर में। अब मैं इस फार्मूला को अगर यूज़ करूँ, आपसे पूछूं बेटा वोल्टेज 2 टाइम्स कर दिए पावर 4 टाइम्स हो जाएगी, वोल्टेज 3 टाइम्स कर दिए पावर 9 टाइम्स हो जाएगी, वोल्टेज 9 टाइम्स कर दिए पावर 81 टाइम्स हो जाएगी। अब मैं आपसे इस फार्मूला के बारे में क्वेश्चन करता हूं। ये हमारे पास पावर का फार्मूला है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज 2 टाइम्स कर दें तो पावर 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज 2 टाइम्स की है, तो पावर, आपने परेशान हो जाना है। मैं मेंशन करता हूँ ये ओहमिक डिवाइस है, मैंने बताया हुआ है। जब ओहमिक डिवाइस के वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ेंगे, उसने कहा है कि करंट कांस्टेंट नहीं है, तो वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ेंगे। करंट और वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 टाइम्स ये बढ़े, करंट ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स बढ़ गया, तो पावर बेटा 4 टाइम्स बढ़ेगी। अगर वो कहता है यहाँ पे वोल्टेज 4 टाइम बढ़ा दिए, करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो पावर 16 टाइम बढ़ जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं। अगर वोल्टेज 3 गुना बढ़ा दिए, करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, पावर 9 टाइम्स बढ़ेगी। तो इस तरह बेटा सारी स्टोरी आपको मैंने समझा दी। अब हम लास्ट में देख लेते हैं पावर का यूनिट क्या है। तो पावर बेटा बराबर होती है जूल पर सेकंड, तो यहाँ पे इसका जूल पर सेकंड यूनिट आ जाएगा। जूल पर सेकंड को आपको पता है वाट कहते हैं, वाट एक साइंटिस्ट हैं। अब ये इसको डिफ़ाइन कैसे करना, 1 वाट 2 वाट, ये सारा कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो बेटा इसके फार्मूलाज़ को कैसे अप्लाई करते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं बेटा वो आपस में पैरेलल कनेक्ट की गई होती हैं। बल्ब, पंखे, फ्रीज़र, सारा कुछ आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मुझे बताइए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पावर लेगी हमारे घर में। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हमारे घर में जो फ्रीज़र है वो ज़्यादा पावर लेती है, पंखा कम पावर लेता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए रेजिस्टेंस फ्रीज़र की ज़्यादा है या पंखे की, है कि नहीं सवाल। तो देखो पावर कौन ज़्यादा ले रहा है, फ्रीज़र, और पंखा पावर क्या ले रहा है, कम। तो बेटा आपको बताइए सारे आपस में कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। तो जब पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो पैरेलल में वोल्टेज सबको क्या मिले, सेम, तो पावर किसकी ज़्यादा है, जिसकी रेजिस्टेंस कम है। तो जिसकी हमारे घर में पावर ज़्यादा है, समझ लो उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो फ्रीज़र की बेटा रेजिस्टेंस कम होगी। बात समझ गए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, हमारे घर में पंप भी है, इस्त्री भी है, फ्रीज़र भी है। मुझे बताइए
इस्त्री ज़्यादा पावर लेगी या फ्रीज़र ज़्यादा पावर लेगा? तो बेटा ज़्यादा पावर तो इस्त्री लेती है। अब मेरा सवाल है इस्त्री की ज़्यादा रेजिस्टेंस है या फ्रीज़र की? तो हमारे घर में सारी चीज़ें पैरेलल हैं, पावर रेजिस्टेंस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें ये पता चल गया कि पावर कम किसकी है? फ्रीज़र की। ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा है इस्त्री की। तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है। तो हमें वो पावर का बता के कि इसकी पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस का पूछ सकता है, या रेजिस्टेंस का बता के पावर का पूछ सकता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तीन चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, पैरेलल कनेक्ट हैं, तो बताइए पावर किसकी ज़्यादा है? तो जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। मैं कहता हूँ तीन चीज़ें आपस में सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो एक ही रेजिस्टेंस 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, तो बताइए पावर किसकी ज़्यादा है? तो उसने रेजिस्टेंस बता के पावर का पूछ लिया, या वो पावर बता के रेजिस्टेंस का पूछ सकता है। अगर वो पैरेलल में लगे हैं तो फिर ये फार्मूले के हिसाब से सोचना है। अगर वो सीरीज़ में लगे हैं तो बेटा फिर आपने इस फार्मूला के हिसाब से सोचना है। वो पावर दे के रेजिस्टेंस का पूछ सकता है, वो रेजिस्टेंस दे के पावर का पूछ सकता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसकी पावर है आपके पास 10 वाट, इसकी 20 वाट, इसकी 30 वाट। मैंने पावर बताई, इसकी रेजिस्टेंस नहीं बताई। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है? पावर मैंने बता दी, रेजिस्टेंस का पूछ लिया। तो कौन सा सर्किट है? सीरीज़। सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? इसकी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है समझ लो उसी की सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं आपसे कह देता हूँ इसकी पावर 10 वाट है, इसकी 20 वाट है, इसकी 30 वाट है, तो मैंने पावर बता दी, रेजिस्टेंस पूछ ली। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? इसकी। तो यहाँ पर पैरेलल में जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। हमें पावर का बता के पता चल सकता है रेजिस्टेंस कम ज़्यादा किसकी है, या हमें वो रेजिस्टेंस का बता दे तो हम पावर का पता चला सकते हैं। फार्मूला ये पैरेलल के लिए यूज़ करना है या सीरीज़ के लिए यूज़ करना है। तो बेटा ये था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन के बारे में। ये क्वेश्चनिंग जो मैंने आपसे की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।